तो हाउ आर यू गाइस। आज शुरू करेंगे हम लोग क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि अभी पता होगा साइंस 8th क्लास से आए होंगे, 9th क्लास में प्रवेश किया है, नया नया एकदम बढ़िया था। तो मतलब फिजिक्स एक नया टॉपिक, अभी तक तो साइंस एक कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ रहे थे आप लोग, लेकिन अब जो है थोड़ा सा अलग अलग हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग जैसे कि केमिस्ट्री में किस चीज की नॉलेज लेते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में लेते हैं केमिकल्स के बारे में, जो नॉर्मली जो मेडिसिन में केमिकल्स यूज होते हैं, डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं आप लोग। तो उसमें हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल्स का यूज करते हैं। किसका करते हैं? जैसे कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में करते हैं अपन लोग केमिकल्स का यूज। ये रहे केमिकल्स। ठीक है, जितने भी केमिकल्स आप लोग देखते हो आसपास, लाइक ऑयल्स होते हैं, इनमें भी केमिकल्स होते हैं। मतलब जो भी मेडिसिन जितने आप डेली यूज में लेते हो, बहुत सारे लोग मेडिसिन खाते होंगे, तो वो चीज। बायोलॉजी में अपन लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। किसके बारे में? लिविंग थिंग्स। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स समझते ही हो ना, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी ना, सारी आ जाएंगी इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा बायोलॉजी। अच्छा, अब अपन लोग बात करेंगे फिजिक्स, जो तो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिजिक्स की बात करने, तो इसमें हम लोग किस चीज की नॉलेज लेंगे? फिजिक्स में अपन लोग पढ़ेंगे फिजिकल चीजों के बारे में, जो पूरी दुनिया में चीजें, नेचर के बारे में। नेचर, इसका सबसे सही एग्जांपल होगा नेचर, क्योंकि जो फिजिक्स हमारा वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूसिस वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है इसका मतलब? नेचर इक्वल टू नेचर। मतलब इसमें अपन लोग क्या करेंगे? नेचर की नॉलेज लेंगे। ठीक है, फिजिक्स में नेचर की नॉलेज लेंगे। दुनिया में जितनी मैकेनिज्म्स, जितने मैकेनिकल चीजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं, उसमें हम फिजिक्स में उसी की नॉलेज लेते हैं। ठीक है, चलिए अपन लोग अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन। चलो अपन लोग शुरू करेंगे सबसे पहले मोशन। मोशन तो समझ में आ जाता होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग रेस्ट की, कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट वो वाला रेस्ट नहीं बोल रहे हैं, पता चले समझ रहे हो कि घर पे आराम से पड़े हुए हैं, मस्त एकदम चाय बन के आ रहे, रेस्ट कर रहे हैं, वो रेस्ट नहीं। मेरा मतलब है साइंस की लैंग्वेज में अपन लोग रेस्ट को क्या बोलोगे? व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट का मतलब होता है, इसकी अगर अपन लोग डेफिनेशन की बात करें तो ए बॉडी इज said to be in a state of rest. The position of body does not change to a reference point. To a reference point. ठीक है, reference point। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है a body is said to be in a state of rest. The position of body does not change to a reference point with respect to time। ये अपन लोग की हो गई डेफिनेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हमें तो सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कह रहा है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज है, मान लो आप हो, आप चलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप एक जगह रुक गए हो। अब आपकी पोजीशन, टाइम तो चल रहा है, टाइम नहीं रुकता है किसी के लिए भी, तो टाइम तो चल रहा है, बट आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। लाइक अभी मैंने सपोज करिए ये मेरे हाथ के ऊपर ये डस्टर ऐसे रखा हुआ है, अब ये यहाँ पे अपनी जगह पे रुका हुआ है ना, ये हट रहा है कहीं भी, मतलब टाइम तो इसके साथ चल रहा है, लेकिन ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज
नहीं कर रहा है। मेरा हाथ एक मान लो एक रेफरेंस पॉइंट है, जिसका यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। टाइम तो चल रहा है, लेकिन उसकी जो रेफरेंस पॉइंट के साथ में अगर उसकी कंडीशन को देखा जाए तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसको बोलेंगे अपन लोग रेस्ट की कंडीशन। रेस्ट मतलब रुका हुआ है। अगर रेस्ट की कंडीशन में कोई चीज है तो उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो कहीं भी नहीं जाएगी। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगने पर वो चीज कहीं भी नहीं जाएगी। लाइक अगर आप अपने एक कमरे के अंदर किसी भी चीज को रख देते हो और 10 साल के बाद वो कमरा खोलोगे तो वही चीज वहां पे आपको रखी हुई मिलेगी। ठीक है, इस कंडीशन को कहेंगे अपन लोग रेस्ट की कंडीशन, क्योंकि कमरे के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो इसलिए इस कंडीशन में रेस्ट में वो चीज वहीं पे रहेगी 10 साल 20 साल 50 साल तक। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अभी अपन लोग ने रेस्ट की बात की थी, समझ गए रेस्ट क्या होता है, किस कंडीशन में रेस्ट होता है। फिर अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या कहेंगे, तब कहेंगे मोशन। ठीक है, अगर किसी भी चीज की टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, अभी मैं यहाँ था, अभी मैं उधर पढ़ा रहा था, अभी मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो मेरी पोजीशन चेंज हुई नहीं चेंज हुई, तो इसी कंडीशन को कहेंगे मोशन। इसकी अगर अपन लोग बात करें डेफिनेशन की तो इसकी डेफिनेशन रहेगी अ बॉडी इज said to be in a state of motion. The position of body changed with respect to time and reference point। ठीक है, अब बात करेंगे मोशन की। कह रहा है a body is said to be in state of motion, the position of body change with respect of time and reference point। अच्छा, ये अपन लोग रेफरेंस पॉइंट का मेंशन करते क्यों हैं सर? अगर हम बात करें कि सर टाइम के साथ तो मतलब चेंज कर रही तो मोशन है, रेफरेंस पॉइंट का हम लोगों ने क्यों किया? अच्छा बच्चे एक चीज बताओ, अगर तुमने सपोज दैट कोई भी एक जगह पे चीज है, अगर वो अपनी जगह से पोजीशन चेंज करेगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा पोजीशन चेंज किया? तो आप तो देखोगे ना पहले किस पॉइंट पे थी और बाद में किस पॉइंट पे आ गई। तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि पहले कहां पे थी और दूसरी जब उसने पोजीशन अपने चेंज की फिर किस पॉइंट पे है। इससे हमें पता चला कि वो कंडीशन या वो बॉडी जो भी चीज थी, जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा, वो मोशन में आया है। देख के तो पता लगाओगे ना कि एक अगर सपोज दैट एक पहले कोई पोजीशन थी उसको चेंज करके दूसरी पोजीशन पे पहुंचा है ना, तो इसीलिए हम लोग को पता चलता है। इसलिए अपन लोग रेफरेंस पॉइंट का मेंशन करते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस पॉइंट की मेंशन करने की, बस पता लगाने के लिए कि पहले क्या पोजीशन थी और आफ्टर मोशन उसकी क्या पोजीशन हो गई। ठीक है, रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम तो चल ही रहा है, मैंने बताया खराब अच्छा सबका अच्छा टाइम भी चलता है, खराब भी चलता है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। मोशन किसको बोलेंगे? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज दैट ये हमारे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे अभी मान लिया 0 सेकेंड, अभी टाइम नहीं चल रहा है इसके लिए, सपोज अभी हमने इसको टाइम में काउंट नहीं किया है। अब इसने अपनी 2 सेकेंड बाद हमने इसको जब नोटिस किया तो इसने अपनी ए पॉइंट मान लो इसको, ए पॉइंट बी मान लो, रेफरेंस पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये चल के गया, कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ए पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच गया। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा किसमें है? मोशन में है, और ये अपनी पोजीशन के साथ क्या चेंज कर रहा है? अपना रेफरेंस पॉइंट, अपने रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन को अपनी चेंज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना? ठीक, वेरी गुड। ठीक है, अभी अपन लोग ने मोशन को तो पढ़ लिया, ठीक है, मोशन पता चल गया कि हमें पता चल गया कि टाइम के साथ में अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है एक रेफरेंस पॉइंट के साथ में तो जो है हमारा मोशन है। ठीक है,
कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अच्छा, अपन लोग अब आगे थोड़ा सा सीखेंगे कि मोशन भी तो कई तरीके के होते हैं। अभी मैं आगे सीधे सीधे चल रहा हूं तो ये सीधा चल गया, अब मैं ऐसे गोल गोल घूमने लगूं तो एक ये भी मोशन हो गया। और देखा होगा पेंडुलम तो सबने देखा होगा ना, एक झूला, ठीक है, तो झूले की तरह एक वो भी मोशन होता है, मतलब कई सारे मोशन होते हैं। तो पहले अपन लोग बात करेंगे 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन। कौन सा होता है? लीनियर मोशन। सेकंड होता है कौन सा? सर्कुलेटरी मोशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इतना अच्छा पढ़ोगे तो फिर कहते मतलब दिल खुश कर देते हो एकदम। ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेशन सुना होगा सभी लोगों ने, डेली यूज में ये वर्डिंग्स होती हैं, ऑक्सीलेटरी, ऑक्सीलेशन, है ना। ये हो गया ऑक्सीलेटरी मोशन। 3 मोशन होते हैं दुनिया में। कितने मोशंस होते हैं? 3 मोशन होते हैं। लीनियर मोशन, इसको अपन लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे सुने होंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन नॉर्मली समझ ही गए होंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन। चलिए अब इनको डिफाइन कर लेते हैं कि लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन होता क्या है। देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की जाए, सबसे पहले लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे कि ट्रेन, सब बैठे होंगे, बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, कार में बैठे होंगे। रोड कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना। कहीं कहीं पे बस हल्का सा टर्न होता है, फिर बाकी पूरी रोड कैसी होती है? स्ट्रेट होती है। या ट्रेन, मतलब ट्रेन तो सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्चुअली, क्योंकि ट्रेन की पटरियां ज्यादा मुड़ी हुई नहीं होती हैं, टर्न नहीं होता है, तो बिल्कुल सीधी होती है। तो बिल्कुल सीधा जो होता है, सपोज ये हमारी ट्रेन है, ऐसी तो होती ना पटरियां बिल्कुल। ये पटरी है, इसको मिटा देते हैं पहले। ये हमारी ट्रेन है, इसका डब्बा है, बहुत अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, ठीक है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी ट्रेन, ठीक है। इसको अपन लोग कहेंगे लीनियर मोशन, ठीक है। इसको अपन लोग कहेंगे लीनियर मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, ठीक है। एग्जाम्स में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, अगर चाहे तो बना के लिख सकते हैं खुद से क्रिएटिविटी दिखा के, ठीक है। वैसे तो नहीं आएगी, जो इसकी आएगी मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे डेफिनेशंस, ठीक है। लीनियर मोशन में क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी लाइन में जब मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं सर्कुलेटरी मोशन। आगे सर्कुलेटरी मोशन। अच्छा, सर्कुलेटरी मोशन, सर ऐसा कैसा मोशन हो सकता है जो सर्कुलेटरी होता है? अच्छा, कोल्हू का बैल सबने देखा होगा, तेल पेरता है ना, पेरा जाता है, जो सरसों होती है उसका तेल निकाला जाता है। तो पहले कोल्हू के बैलों से जो है उस तेल को निकाला जाता था। तो मतलब वो कैसे चलता था? उसके गले में घंटी बांध दी जाती थी और एक खूब लंबा सा डंडा जो है उसको बांध दिया जाता था। वो घंटी की वजह से वो गोल गोल घूमता रहता था, उससे हमारे जो तेल है वो मतलब निकाल लिया जाता था सरसों से, वो गोल गोल घूमता था। तो उस मोशन को अपन लोग क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी मोशन। मतलब एक पॉइंट ले लिया, उसमें इस तरीके से एक मतलब बांध दिया और ये बैल ऐसे ऐसे चक्कर लगाता था ना बार बार एक ही उस पे एक लाइन पे, तो इसको अपन लोग कहेंगे सर्कुलेटरी मोशन। मतलब एक सर्कुलर पाथ के ऊपर जो भी मोशन होता है उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ पे जो भी मोशन होता है, लाइक घड़ी की सुई देखी है, हमेशा ऐसे करके टिक 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 ऐसे चलती रहती है ना। तो अगर उसके एक पॉइंट पे ले लिया जाए तो वो उसका वो पॉइंट कैसे मोशन में है? सर्कुलेटरी मोशन में है, ठीक है। इस तरीके का एग्जांपल दे सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, खुद को ढूंढने की कोशिश करोगे थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। लास्ट में बात करते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन की। किसकी? ऑक्सीलेटरी मोशन। सर ये कैसे होता है मोशन? चलिए, सर्कुलर समझ गए, लीनियर भी समझ गए सर, लेकिन अब इसका क्या होगा ऑक्सीलेटरी मोशन का? देखिए, ऑक्सीलेटरी मोशन होता है
अच्छा पहले पुराने टाइम में बहुत घड़ियां, अब तो मतलब नॉर्मल सी घड़ी, पहले घड़ी चलती थी जिनमें जब घंटा हो जाता था, 1 घंटा हो जाता था, तो उसमें एक पेंडुलम जैसा लगा होता था। वो क्या करता था कि टन 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 बजा करता था इधर से उधर जाके, है ना। तो सेम कंडीशन वहां पे रहती है, एक पॉइंट से बंधा होता है, ठीक है, और नीचे ये पेंडुलम सपोज दैट ये बार बार इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, और हर बार ये एक अपनी सेम पॉइंट से होकर निकलेगा। अगर इधर गया फिर इधर से होके इधर जाएगा, इस पॉइंट पे इसको आना ही पड़ेगा। इस पॉइंट पे बिना आए ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। तो सेम पॉइंट पर आने के बाद जो अपनी पोजीशन चेंज करता है बार बार रिपीटेड पोजीशंस, इसको कह सकते हैं लाइक ऑक्सिलेटरी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब कई सारे रिपीटिंग वेरिएशंस करता है लगातार। जैसे कि सबने झूला तो झूला होगा ना नॉर्मली, अगर वहां गए होगे मेले वगैरह में या पार्क वगैरह में गए होगे, तो वो झूला भी तो बैठते हो ना, एक पीछे से धक्का देता है फिर आगे पीछे यही होता रहता है। तो इसको भी अपन लोग किसका एग्जाम्पल मानेंगे, ऑक्सिलेटरी मोशन का। ठीक है, क्लियर है एकदम, ठीक, वेरी गुड। अब अपन लोग शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। मोशन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया। अब शुरू करेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी होती क्या है, देखिए क्वांटिटी होती है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। इट हैज टू टाइप्स, मतलब किसी चीज को मेजर करने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी। जैसे कि मार्केट जाते हो, आलू खरीदते हो या कोई भी सामान घर का खरीदते हो, तो एक क्वांटिटी में लेते हो। जैसे कि अगर तुमने दाल लेनी है तो तुम दाल कैसे लोगे, भैया 2 किलो दाल दे दो, है ना। मतलब एक तुमने क्वांटिटी लगा दी ना, 2 kgs, समझ रहे हो। मतलब ये तुमने क्या किया, उसका वेट किया, है ना। कपड़ा लेने गए, भैया 2 मीटर कपड़ा दे देना, तो तुमने लंबाई बना दिया ना उसको। लंबाई मतलब एक लेंथ तुमने कर दी कि 2 मीटर लेंथ का मुझे कपड़ा चाहिए है। या उसी तरीके से तुम मान लो पेट्रोल डलवाने गए, तो तुमने कह दिया भैया 2 लीटर पेट्रोल डाल देना, तो तुमने एक उसकी भी क्वांटिटी बता दी कि मुझे लीटर में है जो इतना पेट्रोल चाहिए। या ऑयल लेने का, कुछ भी लेने जाते हो मार्केट से कहीं से भी, तो तुम्हें एक क्वांटिटी की जरूरत होती है कि इस क्वांटिटी के हिसाब से मुझे ये चीज चाहिए। तो उसी चीज की बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें किस चीज को स्टडी करेंगे, जैसे कि स्पीड को। बहुत तेज तेज गाड़ियां चलाते हो तुम लोग, मैं देखता हूं, है ना। स्पीड, ठीक है, लेंथ, टेम्परेचर। अभी तो अच्छा टेम्परेचर आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। बट इन्हीं चीजों को अपने लोग जो है मेजर करते हैं। इस चीज में किसी भी चीज को जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इन चीजों को, लेंथ को मेजर करते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं अपन लोग फिजिकल क्वांटिटी। या डिस्टेंस भी कह सकते हो, कितने किलोमीटर चले, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। इन सारी चीजों को अपन लोग मेजर करना पड़ता है, ठीक है। कि हमें बाइक लेके तो जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कितने किलोमीटर चलना है, लेकिन हमें पता होता है, गूगल मैप पे डाला कितने अच्छे 100 किलोमीटर है, चलो चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग जो है डिस्टेंस को मेजर करते हैं। टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे आप लोग देख सकते हो, नॉर्मली डेली लाइफ में यूज होती हैं, ठीक है। इस तरीके से इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है बच्चों, दे आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, पहली अपन हो गई स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड हो गई वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आप सर दोनों में अंतर क्या है, देखो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड अच्छा पता होगा, अगर 8th 7th अच्छा पढ़ा होगा तो मैग्नीट्यूड पता होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि एक डिजिट होती है, जैसे कि बोला जाए तो किलोमीटर्स में 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। तो 10 जो है ना नंबर, किलोमीटर्स तो तुम्हारा वो है यूनिट है, लेकिन जो 10 नंबर आया है, 10 किलोमीटर्स या 10 लीटर्स या 50 मीटर कपड़ा दे दो हमें, तो 50 जो 50 आया है, इसको अपन लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है,
इसकी डेफिनेशन बात करें तो इसमें होता है इट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसमें क्या चीज नहीं होती है? डायरेक्शन इसमें नहीं होती है। क्या चीज नहीं होती है? इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दोगे, डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर कपड़ा लेने जाओगे ये नहीं कहोगे हमें उस दिशा में 50 मीटर कपड़ा काट के दो, ऐसा नहीं कहोगे। कहोगे 50 मीटर कपड़ा दे दो या 10 मीटर कपड़ा दे दो। पेट्रोल डालने जाओगे तो तुम ये नहीं कहोगे कि हमें उस दिशा में है या पूर्व दिशा में जो है 2-4 लीटर पेट्रोल डाल के दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे कि स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस में भी नहीं होता। कहोगे सर डिस्टेंस में क्यों नहीं होता है? डिस्टेंस तो सर अगर मान लिया हमने ट्रेवल किया है तो किसी भी तरफ डिस्टेंस, हम एक दिशा में तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम चलना शुरू करोगे तो डिस्टेंस तुम्हारे पैरों से कवर होगी ही होगी, किसी भी दिशा में चलना शुरू करोगे। अगर बाइक चलाना किसी भी दिशा में शुरू कर दोगे, तुम्हें नहीं पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, फिर भी डिस्टेंस तो कवर होगी ना। तो डिस्टेंस भी हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक, लेकिन अब एक चीज समझोगे छोटी सी कि वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड आल्सो गिवन डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी दी गई होती है। अच्छा सर डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है? देखो डायरेक्शन होती है तुम्हारी वेलोसिटी में, वेलोसिटी वेग। कहीं तुम वेग अगर किसी एक दिशा में, मतलब बाइक चलाते हो तो तुम किसी एक दिशा में ही अपनी बाइक को तुम भगा सकते हो। ठीक है, किसी एक दिशा, एक निश्चित दिशा में, या तो पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब 4-6 कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, किसी भी दिशा में जा सकते हो। ठीक है, पता करके आना, कमेंट करना कि कौन कौन सी 10 दिशाएं कौन कौन सी होती है। नई बात है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखोगे। ठीक है, एक्सेलरेशन चलो अभी इसके बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा चलो डिस्प्लेसमेंट भी आगे बात करेंगे। कुछ ऐसा बताते हैं जो तुम लोगों को समझ में आए। फोर्स, आपको पता होगा, सबने पढ़ा होगा। फोर्स अगर तुम लगाते हो किसी एक दिशा पे लगाते हो, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इस बोर्ड की तरफ लगा रहा हूं, ठीक है, तो हम लोग को इसमें डायरेक्शन पता होती है। इसमें जैसे कि फोर्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी आगे बात करेंगे ना तो फिर सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इन चीजों में क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे टाइप्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? स्पीड, लेंथ, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। और स्केलर क्वांटिटीज समझ गए, वेक्टर क्वांटिटीज भी समझ गए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी अपन लोग ने बात कर ली फिजिकल क्वांटिटीज की। चलिए अभी अपने लोगों ने कुछ वर्ड्स देखे थे, डिस्टेंस देखा था, डिस्प्लेसमेंट देखा था, स्पीड देखी थी, वेलोसिटी देखी थी। उसमें से चलो एक अपने लोग टॉपिक उठाते हैं। चलिए बात करते हैं अभी डिस्टेंस पे। किस पे बात करेंगे? डिस्टेंस। भैया डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस की अगर बात करूं, इसका अगर क्या बोलते हैं डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो ये होती है तुम्हारी, हाँ ठीक है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। सर आपने तो लिख दिया, हमें कुछ नहीं समझ में आया। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो चलो बात करते हैं डिस्टेंस होता क्या है। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये, समझने वाला भी है कि एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब है कि डिस्टेंस उतनी ही जितना आप कवर करोगे। लाइक अगर आप यहाँ पे हो, ये है, ये बच्चा है, इसका नाम है राम। क्या नाम है? राम बड़ा अच्छा बच्चा है, देख रहे हो राम।
इसकी आंखें भी बना दें, देखो राम है ये, ठीक है। अब देखो ये हमारा, ये अपने स्कूल से आ रहा है, ठीक है, ये स्कूल से आ रहा है, ये स्कूल है इसका, यहाँ पे मान लिया ये स्कूल है, बहुत अच्छी आर्ट नहीं है तो इसलिए वो नहीं, इसका नाम है स्कूल, ठीक है, ठीक है, ये स्कूल है। अब ये इतना ट्रेवल करेगा, इससे इसके घर से, इसका होम है यहाँ पे ये, ठीक है, दोनों सरकार एक ही जैसे लग रहे हैं, नहीं, ये स्कूल है, ये घर है, ये है होम, ठीक है। तो देखो ये होम से इसके 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसके स्कूल से और इसके घर की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर है। अब ये सुबह सुबह तो गया भागते हुए स्कूल चला गया, अब ये इसकी 2 बजे छुट्टी हुई, आराम से खाना खाने के लिए घर पे आ गया, बढ़िया आराम से ये घर पे आया है। तो इसने कितना, एक बार तो जाने में 2 किलोमीटर, एक बार आने में 2 किलोमीटर, इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 4 किलोमीटर कवर की, कितनी की, 4 किलोमीटर कवर की। अच्छा एक चीज इसमें तुमने नोटिस की, जितनी चली उतनी वापस आ गया, कितनी इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, इसको बोलेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर, इसने अपना ट्रेवल कर लिया, 4 किलोमीटर का ट्रेवल किया है इसने टोटल डिस्टेंस में, घर जाना और आना। या कहीं फिर इसके बाद में ये मार्केट गया, ये यहाँ पे मार्केट दूसरी तरफ है, मार्केट, ठीक है। अब ये जब मार्केट जाएगा, यहां से मान लो 4 किलोमीटर इसके घर से दूर मार्केट है, अब एक बार 4 किलोमीटर गया, एक बार 4 किलोमीटर आया, कितनी इसने डिस्टेंस कवर की दोनों तरफ से, तो इसने करी 4 4 8 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टीडी बोले तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 किलोमीटर हो गई। पूरे दिन की निकालें तो 8 और 4 12, कितने, 12 किलोमीटर इसने पूरा कवर किया, एक दिन में इतना चला, मार्केट गया, अपने बढ़िया कपड़े वपड़े लेके आया होली के लिए, ठीक है, स्कूल जाने के बाद में, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई कि जितना चला सारी हमारी डिस्टेंस काउंट होती गई, जितना उसने ट्रेवल किया सारी डिस्टेंस जो थी वो हमारी काउंट होती चली गई, ये चीज नोटिस की। तो इसी को अपन लोग बोलेंगे डिस्टेंस, जितनी भी चलेगा सारी डिस्टेंस हमारी काउंट होती चली जाती है, उसी को बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। कितना पाथ लेंथ तुमने ट्रेवल किया, कितना पाथ लेंथ तुमने ट्रेवल किया, कितनी तुमने सड़कें नापी, किन किन गलियों की, समझ रहे हो। तो चलो ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब अपन लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, और ये भी पता वही से चलेगा, फिजिकल क्वांटिटी से, क्योंकि मीजर करना पड़ेगा ना कितने किलोमीटर किया, तो फिजिकल क्वांटिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज समझ हो गया थोड़ा सा। चलो बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ये क्या चीज होती है सर, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट, बहुत इजी से वे में बता रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब कहीं तुमने ट्रेवल करना शुरू किया, सपोज दैट यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, इस पॉइंट पे पॉइंट ए है, अब तुमने यहाँ से ट्रेवल किया, तुम यहाँ घूमे, ऐसे घूमते 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 तुमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और तुम यहाँ पे आके रुक गए। तुमने ये तो 10 किलोमीटर का किया, कितने किलोमीटर का किया, तो तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी मान लो सपोज कितनी है, मान लो 1 किलोमीटर है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा 1 किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 किलोमीटर। कहने का मतलब है दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल बोले तो जहां से स्टार्ट किया, फाइनल बोले तो जहां पे आके रुक गए। अगर वो मैं स्कूल वाले बच्चे वाला एग्जांपल देता कि स्कूल गया फिर वापस आया और वापस आके अपने घर पे आ गया, तो घर से ही स्टार्ट किया और घर पे फिर से वापस आ गया, तो वो कितना, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, है ना, समझो 0 हुआ डिस्प्लेसमेंट। और वैसे
अगर जैसे कि इन दो पॉइंट के बीच में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो चला तो खूब, मेहनत तो उसने खूब करी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सिर्फ 1 किलोमीटर का। ठीक है, समझ रहा हो ना? 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ए मान लो इनिशियल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, बी मान लो ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट जहां पे आके अपना बंदा ये रुक गया आके। ठीक है, अब ए से चला तो खूब, डिस्टेंस को खूब ट्रेवल किया उसने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एंड टू एंड आगे उसने देखा तो कितना हुआ? सिर्फ 1 किलोमीटर का, क्योंकि वो अपने इनिशियल पॉइंट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। ठीक है, उसी तरीके से मान लो ये बच्चा था, ये अपने स्कूल गया, 1 किलोमीटर दूर इसका स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है, ये इसका होम है, 1 किलोमीटर गया और फिर अपने वापस स्कूल में आ गया। पहले इधर से गया और इधर से वापस आ गया, तो दोनों बार ट्रेवल तो उसने 1 किलोमीटर किया ना। ठीक है, लेकिन इसका अगर डिस्टेंस कवर की जाएगी तो 2 किलोमीटर की हो गई, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो कितना हो गया? 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 0 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। सर इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज और बतानी है बहुत अच्छी। तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है। चाहे तुम अगर मैं 1 कदम चलूंगा फिर 1 कदम पीछे आऊंगा तो हमें पता है 2 कदम हम चले, हमेशा पॉजिटिव रहेगा जो डिस्टेंस रहेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये कैसा रहता है? इट कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जैसे कि यहां पे तुम्हारा घर है, इसको भी समझ लेते हैं सर निगेटिव कैसे होता है। ये तुम्हारा होम है, इधर तुम्हारा स्कूल है, इधर मार्केट है। मम्मी ने फोन किया, तुम स्कूल से निकले, मम्मी ने फोन कर दिया उधर से जो मार्केट से जो सब्जी लेके आना है तुमको। ठीक है, अब क्या करोगे तुम? पहले घर पे आओगे, मम्मी से क्या लोगे? पैसे। तुम स्कूल तो गए, पहले घर से कहां गए? स्कूल। तुमने मान लो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ठीक है, अभी जब तक स्कूल में हो तब तक तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 किलोमीटर। जब तुम स्कूल से वापस कहां आ जाओगे? घर पे आ जाओगे, तब तुम्हारा कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? घर पे आओगे तब तुम्हारा 2 किलोमीटर फिर से हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे? 0। ऐसे होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। अब मम्मी ने उसके जस्ट अपोजिट, स्कूल इधर है, मार्केट इधर है, और इसके अपोजिट मार्केट है, सीधे अपोजिट है ना, अपोजिट है मार्केट 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होम से। लेकिन तुमने जब स्कूल गए थे तब तुम अलग डायरेक्शन में गए थे, अब तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो क्या होगा? -3 किलोमीटर। फिर से तुम्हारा जब मार्केट पहुंच जाओगे तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -3 किलोमीटर, क्योंकि तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अपोजिट डायरेक्शन जहां तक तुमने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, जब तक तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो गई तब तक तो तुम्हारा 0 ही रहा डिस्प्लेसमेंट। जब फिर तुमने और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किया तब तुमने सपोज मार्केट पहुंच गया, -3 किलोमीटर तुम्हारी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना?